हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मिसिसिपी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हडसन बे को लेकर के, तो हडसन बे को अगर हम मैप में व्यू करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कनाडा कंट्री है वहाँ पर हडसन बे सिचुएटेड है। हडसन बे के सर्दर्न पार्ट को जेम्स बे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर जो है अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं हडसन बे में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हडसन स्टेट है, जो हडसन स्टेट जो है वो हडसन बे को और लेब्राडोर सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है और बैफिन आइलैंड और ओंगावा पेनिनसुला को आपस में सेपरेट करती है। द हिंदू के डिस्कशन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आज 28 फरवरी है और आज नेशनल साइंस डे के रूप में हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। कारण ये बताया जाता है कि 1928 में हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग को फाउंड किया था, जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी के लिए 1930s में सीवी रमन को फिजिक्स के एरिया में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 2022 की नेशनल साइंस डे की थीम क्या है, कि आपको पता होना चाहिए और आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताओगे। द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के है। वो वहाँ पर हो रहा है, आप सभी को पता है रशिया ने एनक्रोच किया। अब हमारे इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस लेवल पर यूक्रेन के साथ में इंगेजमेंट है हमारे इंडिया की। तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने बोला कि हमारे हर लेवल पर अगर हम देखें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में डिस्कशन किया, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो रेगुलर टच पे बने हुए हैं। और अगर हम अदर ऑफिशियल लेवल पर भी देखें तो बहुत सारी हमारी कनेक्टिविटी है। स्पेसिफिक आप सभी को पता है, एक तो हम चाहते हैं कि वहाँ वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को सोल्व किया जा सके। इसके अलावा जल्द से जल्द जो दोनों कंट्रीज़ है वो डिस्कशन के थ्रू किसी एग्रीमेंट पर सहमत हो, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इशू क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था कि उनको वहाँ से निकालने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। इसके अलावा ये भी बात सामने आ रही है कि यूक्रेन जो है वो डिस्कशन के लिए मान गया है और यूक्रेन जल्द ही बेलारूस और यूक्रेन की जो बॉर्डर है वहाँ पर रशिया के साथ में डिस्कशन करेगा। ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और रेगुलर हमारा इंडिया जो है वो वहाँ के रीजनल कंट्रीज़ की एम्बेसी को साथ में लेते हुए, वहाँ पर जो भी हमारी इंडिया की एम्बेसी है उनका यूज़ करते हुए यहाँ पर यूक्रेन में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे लोकल रेजिडेंट हैं, उन सभी को सिटीजन्स को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूक्रेन का जो मैप है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जनरल व्यू कर लेते हैं हम यूक्रेन की मैप को। ये जो है ये आपको पिंक कलर में जो दिख रहा है वो यूक्रेन है। ये जो यहाँ पर नीचे अगर हम पार्ट देखें तो ये था क्रीमिया वाला रीजन, जिसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने 2014 में। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल रशिया है। मतलब हम पहले भी देख रहे हैं कि देखो यूक्रेन को चारों तरफ से रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये है बेलारूस, यहाँ पर डिस्कशन होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये है पोलैंड, इन्हीं का यूज़ करते हुए पोलैंड, और यहाँ पर है हंगरी कंट्री, इसके अलावा रोमानिया। इन कंट्रीज़ के साथ में मिला करके इंडिया अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने सारे सिटीजन्स को यहाँ पर इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्रेन प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए उसकी लोकेशन। और उसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो ब्लैक सी है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से कंट्री जो हैं वो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर महाराष्ट्रियन जो गवर्नमेंट है वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कारण ये बताया गया है कि कल संडे को मुंबई में दोबारा से पावर आउटेज देखने को मिला है। इसी तरीके का सेम इशू जो है वो 13 अक्टूबर 2020 में भी देखने को मिला था, जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 2 आवर का पावर आउटेज देखने को मिला, जिसकी वजह ट्रेन सर्विसेज, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिसेज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ये सभी इन सभी में हर्डल्स क्रिएट हुई थी। और सेम इसी तरीके का इशू फिर से क्रिएट हुआ है। और उस टाइम जब वो 13 अक्टूबर 2020 को जो इशू क्रिएट हुआ था उसको यूएस बेस्ड फर्म ने तो ये डिक्लेयर किया है कि ये एक मालवेयर अटैक था और एक तरीके से चाइना इसमें इन्वॉल्व था।
हो सकता है कि इसी तरीके का ये अटैक देखने को मिलेगा। अभी हम अगर देखें तो ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली लेवल पर इस तरीके के अटैक, इस तरीके से कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करने की जो एक सीक्रेसी है, जो एक पॉलिसी अपनाई जा रही है, वो हमें अदर लेवल पर अदर कंट्रीज़ में रेगुलर देखने को मिल रही है। तो एक गलत तरीके से, मतलब दूसरे तरीके से किसी कंट्री को डाउन करने का, किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो है उसको डाउन करने का, ये अलग तरीके की पॉलिसीज है, जिसमें खुद को सुप्रीम बनाने के लिए और दूसरे कंट्रीज़ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डाउन करने के लिए। क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जब एक कन्फ्लिक्ट होने वाला था, उससे पहले की जब सिचुएशन है, तब रशिया ने भी इस तरीके का क्लेम किया था कि हमारे जो भी हमारे मतलब ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जिस तरीके का हमारा सिस्टम है, उन सभी के ऊपर ये जो अटैक है वो देखा गया। तो एक तरीके से जो पॉलिसी है वो चेंज होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर देखो, गुलाम नबी आज़ाद, आप सभी को पता है गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस के एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं, उनके नेव्यू ने यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि देखो किस तरीके से एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले दूसरे पार्टी में अपने आप को ट्रांसफर कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया ने एब्सटेन किया जब यूएस और अदर कंट्रीज़ ने एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की। तो हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा कि टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 11 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, इस रेजोल्यूशन को, कि हाँ यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया है रशिया के द्वारा वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। रशिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश होनी चाहिए, कुछ सैंक्शंस उनके ऊपर अप्रूव होने चाहिए। अब यहाँ पर इंडिया ने, चाइना ने और इसके अलावा यूएई, उन्होंने एब्सटेन किया यहाँ पर, और रशिया ने अपनी वीटो पावर को यहाँ पर यूज़ किया। अब यूएस ने अदर कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के ये बोला है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब वहाँ पर ये बोला गया है कि 80 कंट्री जो है वो पहले से ही सपोर्ट में कि हाँ रशिया ने जो किया है वो गलत है। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इंडिया का अब क्या स्टैंड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक तरीके से इंडिया के लिए बोला है, जैसे ही ये सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने एब्सटेन किया यहाँ पर वोटिंग से, तब रशिया ने अपनी तरफ से ट्वीट करके इंडिया को थैंक बोला है कि इंडिया ने जो अपनी बैलेंस्ड पॉलिसी को अपनाया है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन आप सभी को पता है कि रशिया के खिलाफ इंडिया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो एक तरीके से सपोर्ट में है प्रेजेंट टाइम में। इसकी वजह से इंडिया को अपने रीजनल एरियाज़ में काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरा अगर हम कारण देखें तो यूएस जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो ये काफ़ी पॉइंट्स हैं इंडिया के लिए। तो दोनों तरफ के जो एरिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से दोनों तरफ जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से, इनडायरेक्टली अगर हम देखें, रशिया जो है वो इनडायरेक्टली चाइना से काउंटर करने में हमारी हेल्प कर रहा है, और जो यूएस है वो तो डायरेक्टली यूएस जो है इंडो पैसिफिक वाले रीजन को काउंटर करने के लिए, वहाँ पर फ्री एंड फेयर बनाने के लिए उसको रेगुलर वर्क कर रहा है। क्वेड ग्रुप की रेगुलर मीटिंग्स भी हुई हैं, उनमें डिस्कशन भी किया गया है कि यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री एंड फेयर रह सके। तो इंडिया के लिए तो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से जो हमारे नेबर एरियाज़ में जो कन्फ्लिक्ट है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को सभी कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो कन्फ्लिक्ट है वो इस लेवल तक पहुंच सकता है कि इंडिया के साथ में भी वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अब जनरल असेंबली में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से बोला है कि इंडिया अगर ये मानता है, इंडिया ने ये बोला है ना कि वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, वॉर जो हो रहा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। फिर बोले अगर आप वॉर को गलत मानते हो तो आपको तो सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से इंडिया अपनी बात भी रखता है और जो बैलेंस्ड पॉलिसी है उसको भी रख करके चलता है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि देखो अगर आप इसमें एब्सटेन कर रहे हो मतलब आपका ये मानना है कि रशिया ने जो अपने से स्मॉल कंट्री के ऊपर, मतलब एक पावरफुल कंट्री ने जो अदर कंट्री है, जो एक पुअर कंट्री है, एक तरीके से रशिया से कंपैरिजन करें तो पुअर कंट्री, उसके ऊपर अटैक किया, उसको आप मान रहे हो कि ये सही है, क्योंकि किसी कंट्री ने अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको बनाए रखने के लिए ऐसा अटैक किया।
तो इस तरीके का अटैक तो इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल सकता है कि चाइना अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए या फिर किसी दूसरी कंट्री की जो लैंड एरिया है उसको एनक्रोच करना, मतलब आप इस तरीके को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, और ये फिर इशू जो है वो इंडिया को अपने रीजनल एरिया में देखने को मिल सकते हैं। तो आर्टिकल में ये बोलना है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भी अपना स्टैंड इंडिया रखे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो ऐसे कंट्रीज़ के साथ में सराउंडेड है जो भी रेगुलर इंडिया को, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर अटैक करके हमें रेगुलर थ्रेट देते रहते हैं। तो हो सकता है कि अगर इंडिया इसमें फिर से एब्सटेन करे तो इंडिया को इस तरीके के जो इश्यूज है वो इंडिया को फेस करने पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी यूक्रेन में जब इशू हुआ तो हमने ये देखा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं। पता किया गया तो पता चला कि मेडिकल एजुकेशन के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन कंट्री में गए हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूनियन बजट के ऊपर एक वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने ये बोला कि देखो हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया से भी छोटे कंट्रीज़ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, स्पेसिफिक मेडिकल एजुकेशन को। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि क्यों ना इंडिया अपने आप को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, हम प्राइवेट सेक्टर का यूज़ करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने अच्छे लेवल पर डेवलप करें कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में हो ही ना। और होएगी कब नहीं, जब ये हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस होंगी जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एंट्री दिलवा सकते हैं, एक जो फीस है वो रेगुलेट की जाए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आएगा तब वहाँ पर जब स्टूडेंट उसमें एंट्री करेंगे तो उनको फॉरेन कंट्रीज जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पहले तो यूएस एंड अदर कंट्रीज़ में इंडिया की जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाईली रिच पर्सन है, वो वहाँ पर विजिट करते थे क्योंकि वहाँ की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फिर उसके बाद में बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर कम फीस में जो मेडिकल एजुकेशन है उसको ओपन किया, और उसके बाद में इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो चाइना, रशिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज़ में अपने एजुकेशन के लिए जाने लग गए हैं। तो इंडिया को क्या करना होगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। अगर हम देखें तो अभी हमारे इंडिया में जो डॉक्टर्स की वो है काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि 1000 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, और अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो 10,000 पेशेंट को तो कम से कम एक स्पेशलिस्ट मिलना ही चाहिए। लेकिन इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो देखने को रेगुलर मिल रही है, और हमारे यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है इन सब की वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड करना होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, एक बात बताई गई है कि हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है, आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बूम टाइम रहा था जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ को ऑप्ट करते थे ऑप्शन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में +2 में, और उसके बाद में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते थे। उसके बाद में आपने देखा कि इतनी प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हुई और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग की। कारण क्या रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा ओपन रही, लेकिन उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं रही। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया वहाँ पर जो स्किल्ड टीचर्स होने चाहिए थे वो नहीं रहे, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद में, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मेडिकल सेक्टर अप हो रहा है एजुकेशन के लिए। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल कॉलेजेस से करने जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। इसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बंद भी हुए हैं। तो यही इशू आने वाले टाइम में, अगर हमने बूम के रूप में मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए और उसमें स्किल्ड टीचर, स्किल्ड प्रोफेसर्स अगर नहीं रहे, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला सारा जो इशू है वो आने वाले टाइम में रिपीट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया को फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर आर्टिकल है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के। राइटर का ये बोलना है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लास्ट ईयर एक एस्टिमेशन किया था कि अगर हमने प्लास्टिक के ऊपर इस कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में 2040 तक अगर हम देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वहाँ पर ट्रिपल इनकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, अगर हमने कोई भी मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया। तो हमें मीनिंगफुल एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है वो फरवरी-मार्च 2022 में एक फाइनलाइज करेगी कि किस तरीके से ग्लोबल कॉरपोरेशन को एक वे फॉरवर्ड के रूप में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट में क्या क्या होते हैं, बैग, बोतल, ये सब कुछ होते हैं जो बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, लेकिन उनका डिकम्पोज होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। इसकी वजह से इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबल कंजम्पशन जो है उनका इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा रिसाइकलिंग जो प्रोग्राम है उसमें लो पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हमें दिखाती है कि इनपुट तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन आउटपुट जो है वो ढंग से कंपोज नहीं किया जा रहा, डिकम्पोज नहीं किया जा रहा, रिसाइकिल ढंग से नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पर आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि देखो, हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक को फिर हम वेस्टेज के रूप में उसका रिसाइकलिंग जो है वो प्रोसीजर, उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल वाले वे में ना जा करके एक तरीके से यहाँ पर वेस्टेज के रूप में काफ़ी बड़े बड़े कचरे के ढेर क्रिएट हो रहे हैं, जिनको रिसाइकिल करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये जो साइज जो है प्लास्टिक का जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हर लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं हम? इस आर्टिकल में बताया गया है कि या तो हम प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन इसका भी नुकसान है। नुकसान ये है कि जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रही हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बंद होंगी तो वो अपने आप को अल्टरनेट जो रास्ता है वो चूज करेंगी। गवर्नमेंट अपने आप को जहाँ पर चेंज करेगी वहाँ पर वो जो कंपनीज़ है वो भी चेंज करेंगी, लेकिन उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत सारे मनी की ज़रूरत है। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनके पास इतना मनी नहीं है तो वो बंद होने की कगार पर आ जाएंगी, और जब बंद होंगी तो बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिग्रेड होगा। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि हम प्लास्टिक का यूज़ भी करें, लेकिन एक अच्छे वे में, कि उसकी जो रिसाइकलिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाए कि किस तरीके से हम जो हमारा वेस्टेज है उसके ऊपर फोकस करके जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग सेग्रीगेट करके उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है कि इसको किस तरीके से, किस प्रोसीजर के तहत इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, या इसका हम किस तरीके से अलग तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि कंप्रीहेंसिव पॉलिसी जो है वो प्लास्टिक के खिलाफ होनी चाहिए, और इसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा राइटर ने ये भी बोला है कि हर लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, टैक्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन होता है वहीं पर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, तो वहाँ से लेकर के हर लेवल पर जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन, उसके बाद में मार्केट में अवेलेबिलिटी, इसके बाद में जब उसका डिकम्पोज होता है तो इको टैक्स के रूप में इस तरीके के टैक्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, ताकि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हम इसके रिसाइकलिंग के लिए वो भी इजीली हो पाए, और जो लोग इसका यूज़ करते हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो कि हाँ इसके ऊपर क्यों टैक्स लगाया गया, बोली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और अगर हम इसका यूज़ करना बंद करेंगे तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए इनडायरेक्टली जो है लोगों में अवेयरनेस आएगी, और इसको हम थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ से हटा भी सकते हैं, और रिसाइकलिंग का जो प्रोसीजर है उसको भी अपना सकते हैं। तो हमारी एक ऐसी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी हमें बनानी होगी जिसके ऊपर फोकस किया जाए। इसके अलावा हमें क्या करना होगा कि जो रिसर्च है और जो डेवलपमेंट है कि किस तरीके से एक सब्स्टिट्यूट इसका बना सके, उसके ऊपर फोकस करना होगा, और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस करना होगा, और ये जो प्लास्टिक है इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका कंस्ट्रक्टिव यूज़, जैसे कि रोड बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें फोकस करना होगा कि प्लास्टिक का कहाँ पर इनडायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है जिससे ये वेस्टेज के रूप में भी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर ज़्यादातर जो आर्टिकल है वो रशिया, यूक्रेन, और यूक्रेन में जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं उन्हीं को लेकर के बताया गया है कि देखो जो पोलैंड की जो बॉर्डर है वहाँ पर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकलने में, पोलैंड शिफ्ट होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो यूक्रेनियन जो गार्ड्स हैं उन्होंने ये जो इवैक्यूएशन है उसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है। जो गर्ल्स हैं उनको फिर भी अवेलेबिलिटी है कि वो यूक्रेन जा सकती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैन हैं, जो बॉयज़ हैं, उनका यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस उनको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो इशू हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर ही बोला गया है, जो हम फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया को यहाँ पर अपनी टफ चॉइसेस को फेस करना होगा, कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब रिजोल्यूशन हो सकता है कि आज ये पास हो जाए और आज इस पर डिस्कशन हो, तो इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल
ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि बीजेपी एमपी जो है वो मराठा कम्युनिटी को जॉब और एजुकेशन में कोटा रिजर्वेशन दिलवाने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है। उन्होंने बोला है कि जब तक पार्लियामेंट इसको लेकर के लॉ नहीं बनाएगी तब तक वो इस तरीके की जो अपनी हंगर स्ट्राइक जो है उसको रेगुलर रखेंगे। हमने कल भी डिस्कस किया था कि मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको कम करके 12-13% कर दिया था, 12% एजुकेशन में, 13% जॉब में। तो यहाँ पर ये बताया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको पिटीशन डाली गई इसको लेकर के, इस रिजर्वेशन को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात बोली थी कि मराठा कम्युनिटी को ये जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमने ये बोला है पहले तो 1992 का जो इंदिरा साहनी केस है उसकी जो 50% की जो कैप है उसको ये एक डाइल्यूट कर रहा है। हालांकि उसमें ये बोला गया है कि स्पेशल केसेज में 50% की जो कैप है उसको आप खत्म कर सकते हो, कि मैक्सिमम 50% ही रिजर्वेशन होना चाहिए। तो स्पेशल केसेज भी नहीं है, क्योंकि जो मराठा कम्युनिटी है वो एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में आती है, सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बैकवर्ड क्लासेस के रूप में नहीं आती है जो आपने उनको अलग से क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। ओके अब ये नहीं है कि मेजोरिटी में वहाँ पर मराठा है तो अपनी पॉलिटिक्स को आप साधने के लिए ये सारे काम कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरमैन इश्यू है उसको लेकर के है। फिर से श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने हमारे इंडिया के 8 फिशरमैन को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। देखो एक मेजर इशू है, बर्निंग इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये जो वहाँ के फिशरमैन जो है इंडिया के उनको लेकर के। इस आर्टिकल में अगर हम डिस्कस करें तो 1945 से 1974 से 1976 से पहले अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के जो फिशरमैन है वो रेगुलर अपने आसपास जो भी ओपन एरिया है वहाँ पर अपनी जो फिशिंग एक्टिविटी है उसको रेगुलर करते थे। लेकिन 1974-1976 में एक मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट साइन होता है और जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो डिसाइड की जाती है, जिसके बाद में हमारे जो फिशरमैन हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हाल्ट होने लगी, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जब ये मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था, जब डिस्कशन हुआ था तो इंडिया और श्रीलंका ने जो फिशरमैन यहाँ पर कम्युनिटी है उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमारे इंडिया को क्या करना चाहिए कि श्रीलंका के साथ में जब भी उनका डिस्कशन हो तो हमारे जो फिशरमैन हैं उनकी उस कम्युनिटी का यहाँ पर इंक्लूजन होना चाहिए ताकि इस इशू को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको यहाँ का जो एरिया है उसको लीज के ऊपर, लाइसेंस के ऊपर दिलवाने की कोशिश की जानी चाहिए कि इस टाइम के लिए इतनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर फिश को पकड़ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके तरीके से हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो इशू हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो विजिट पर थे यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वहाँ पर फ्रांस की एक कंपनी है उसके साथ में मिलकर के डिसाइड किया है कि हम हमारा जो इंडिजिनस फाइटर प्लेन जो बना रहे हैं उसका इंजन जो बनाने की जिम्मेदारी है वो इंडिया और फ्रांस मिलकर के, दोनों कंट्रीज़ मिलकर के हम अपने यहाँ पर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, यहाँ पर बता रखा है, यहाँ देखो पहले तो देखो कल संडे था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात की। मन की बात में कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें तमिल लैंग्वेज आती है और एवरी इंडियन जो है उनको प्राउड होना चाहिए कि तमिल लैंग्वेज ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज के रूप में है और वो हमारे इंडिया में बोली जाती है। इसके अलावा उन्होंने मदर टंग और मदर दोनों की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की कि जो मदर टंग है वो आपकी लाइफ को, और जो मदर है वो आपकी लाइफ का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रेंथन करने की काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया जो है वो लैंग्वेजेस के पॉइंट से या टर्म से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिच है। इंडिया में 121 फॉर्म्स ऑफ मदर टंग बोली जाती है, जिसमें 14 तो ऐसी हैं जिनको करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो एवरीडे लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। हिंदी पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में स्पोकन लैंग्वेजेस में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राइड की बात है। अब बात की उन्होंने इंडियन म्यूज़िक की। उन्होंने तंजानिया के 2 सिबलिंग्स किलीपोल और उनके सिस्टर नीमा के बारे में बताया कि किस तरीके से वो इंडियन म्यूज़िक को अपने पैशन के रूप में फॉलो कर रहे हैं और इसी के लिए तंजानिया जो है उन्होंने तंजानिया में इंडियन एम्बेसी में किलीपोल को ऑनर्ड भी किया गया है।
बात आती है फिर आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करते हुए इन्होंने बोला कि केनियन प्राइम मिनिस्टर की जो बेटी है उनकी आईसाइट बिल्कुल ख़राब हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी उनकी आईसाइट, लेकिन हमारे केरला के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये सारे दोबारा से उपचार किया गया, ट्रीट किया गया और उनकी आईसाइट रिटर्न हो गई है। और अब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो केन्या में भी आयुर्वेदा को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बात आती है फिर 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि बहुत अलग अलग सेक्टर में जो वीमेन है वो अपने लीडिंग रोल में अपना रोल जो है उसको प्ले कर रही हैं। रिपब्लिक डे पे हमने देखा कि जो हमारे इंडिया की जो डॉटर्स हैं वो मॉडर्न फाइटर प्लेन्स को उड़ाने में मतलब मैन के इक्वली रोल प्ले कर रही थी। जो कंट्री में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि सैनिक स्कूल में डॉटर्स के एडमिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है वो हमने हटा दिए हैं, ये चीज़ें हमें इक्वलिटी पर लेकर के आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में जो वीमेन है वो डायरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो हमने कुछ समय पहले जो मैटरनिटी लीव को इंक्रीज़ किया वो एक तरीके से वीमेन का पार्टिसिपेशन वर्क एरिया में, वर्किंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज इससे हो गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि सन और डॉटर जो है वो इक्वली रहें, इसलिए मैरिज एज को भी हम बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज 28 फरवरी है तो सीवी रमन को उन्होंने ट्रिब्यूट भी पेड की। इसके अलावा ये भी बोला कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को हमें इंस्टिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूक्रेन रशिया को लेकर ही अदर कंट्रीज अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनका एक तरीके से जो ट्रांसफ़र सिस्टम है, स्विफ्ट ट्रांसफ़र सिस्टम जो है उसके ऊपर बैन लगाया जाए। अदर कंट्रीज़ अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनका बैंकिंग सेक्टर है अदर कंट्रीज़ में जो स्प्रेड हुआ उनका वेब है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईरान और यूएस और अदर कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर के, तो इसमें बताया गया है कि वियना टॉक्स में दोबारा से ईरान के जो न्यूक्लियर नेगोशिएटर हैं वो रिटर्न हो गए हैं। वो ईरान पर विजिट पर आए थे, उन्होंने डिस्कशन किया था ईरान कंट्री के साथ में जो भी उनके हेड्स हैं कि किस तरीके से किन पॉइंट्स के ऊपर हम अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर श्रीलंका में जो इशू चल रहा है उसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी काउंसिल जो है वहाँ पर उसको लेकर के रिपोर्ट आई है कि कोलंबो में जो एफर्ट्स होने चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की राइट्स को सेव करने के लिए उतने लेवल पर वर्क नहीं हो रहा है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं श्रीलंका में। ये तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनको बेसिक जो चीज़ें हैं वो खरीदने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखनी पड़ी थी। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।